नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैंने बोला था ना, द डायनामिक डुओ। ठीक है। एंड द मैन, एक तीसरा बंदा जो बीच में बैठा है। ठीक है, तो वी हैव द डायनामिक डुओ एंड द तीसरा बंदा, ये याद करिएगा। पहले तो सर प्रणाम। 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 नमस्कार। आई जस्ट वांट टू शेयर अ लिटिल हिस्ट्री। ठीक है। सर के साथ अभी जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, फरवरी 2022, सर के पास तो डेट भी याद है। एंड सर के साथ कैसे कांटेक्ट किया था मुझे वो भी याद है। लिंक्डइन पे मैंने सर को मैसेज भेजा था। इनके साथ मेरे को याद नहीं कैसे हुआ था कांटेक्ट। मुझे भी याद नहीं। किसने कराया था इंट्रोडक्शन, बट कहाँ से कहाँ अभी आ गई है। वी आर सिटिंग इन 2026 एंड दिस इज द सेकेंड एंड टाइम। फेब 2026। फेब 2026, दिस इज द सेकेंड टाइम हम तीनों इस जगह पे आए हैं, विच इज़ इन कानपुर। समबडी इज वेरी ग्रेशियस इनफ जो हमको बुलाते हैं यहाँ पर टू एड्रेस द यूपी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। मैं स्टार्ट करूंगा जनरल साहब से। सर जी, हम काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे बात करते थे कि भाई इंडिया धीरे धीरे करके हमारा गेम आने वाला है। ऑब्स्ट्रक्शंस भी उतनी हैं, गेम भी उतनी है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस तो ऐसी हैं कि कोई पता नहीं कि अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन है कि बाहर से, समझ ही नहीं आता आजकल तो। बिकॉज सारी ऑब्स्ट्रक्शन सेम ही होती हैं। आई मीन इट इज़, देयर आर हर्डल्स आफ्टर हर्डल्स आफ्टर हर्डल्स आफ्टर हर्डल्स। क्या ये हर्डल्स चलते रहेंगे ऐसे, और कितना टाइम चलेंगे कि थोड़ा जाके अभी थोड़ी ईज आउट होना शुरू होगा कि भाई अब तो पूरा सब कुछ हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ी सी ईज आउट होगी आगे जाके? मैं तो इतना ही कहूँगा भाई साहब, ये हर्डल्स आने वाले हैं, अगले 5-10 साल तो चलते रहेंगे, बंद नहीं होगा। जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग अ ट्रेड डील विद ईयू, और ट्रेड डील आपका नेगोशिएशन शुरू हुआ यूएस से। आप ये याद रख लीजिए कि वेस्ट वॉज द किंग ऑफ द हीप। बचपन में आप लोग खेले होंगे किंग ऑफ द पाइल। ऊपर एक बैठ जाता है, बाकी सब ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, वो धक्का मारता रहता है, धक्कम धुक्की में कोई ऊपर पहुंचता है, कोई नीचे जाता है। दिस इज द सेम थिंग। ये दशकों से किंग ऑफ द हीप बैठे हुए हैं। यूरोप तो सदियों से बैठा हुआ है, छोड़ देगा इतने आसानी से? आप सोच रहे हो जो पप्पू सडनली किताब लेके घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है? किसी ने उसको बताया होगा। अपर स्टोरी तो टू लेट है, उसको कुछ आता पता तो लापता है, कुछ नहीं पता। ये भी नहीं समझ आया कि मान गया है कि अपना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ये सारे जो किताब घुमा रहे हैं और जिन्हें लिखा भी है वो सब पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि एमओडी ने इसका सैंक्शन नहीं दिया है। और अगर किताब छपी है तो पेंगुइन इंडिया को कुछ ना कुछ हो भी सकता है। और तो ये तो वो चांस ले रहे हैं यार, क्योंकि इसके पहले जितना टूल किट कोशिश की वो तो फेल हो गई। ये टूल किट भी फेल होगी, कोई नया कुछ निकाल के लेके आएंगे। करते ज़रूर रहेंगे, क्योंकि उनको चाहिए ए सबसर्विएंट इंडिया, जो इस गवर्नमेंट से उन्हें मिल नहीं रहा और बहुत ताकतवर निकल के आ गया है कि दोनों साइड घुटने टेक के आ गए हैं। घुटने टेक के आ गए तो बदला तो लेंगे यार, पलटवार तो करेंगे। सो माय अंडरस्टैंडिंग, आने वाले 5-10 साल आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। थैंक यू सर। सर, एक ये जो फौज को हर चीज़ में बीच में लाना एंड पॉलिटिसाइजेशन जो चल रही है अभी इस टाइम पे हर चीज़ के बीच में, आप देखो बालाकोट में यही चीज़ हुई। खैर बालाकोट में पॉलिटिसाइजेशन इतनी नहीं करी गई। सिंदूर के अंदर तो इतना ये बोला दिखाने की, जो कई लोग हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, भैया सैनिक तो लड़ नहीं रहे, सिर्फ पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं। ठीक है, कि भाई पॉलिटिशियंस ने करा, सैनिकों ने कुछ नहीं करा। तो ये एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की जाती है, वेयर एज विद ऑल रिस्पेक्ट, मोदी जी हैज नेवर सेड दैट, या जो गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज नेवर सेड दैट। बट एक वो पोजीशन बनाने की कोशिश की जाती है कि भैया इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। एंड ये जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, वी आर सीइंग नाउ वेटरन्स कमिंग आउट एंड स्पीकिंग कि यार क्या कर रहे हो, यू नो ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें मत करो। व्हाट वुड यू वांट टू से टू दैट सर? अगेन आदि आई टेक ऑन जहाँ सर ने छोड़ा कि जो अटैक्स और हर्डल्स की हम बात कर रहे हैं, तो टारगेट क्या है देश के अंदर? हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आर्मी रन करती है, जिस दिन आर्मी क्रिपल होगी तो सारा ही फूट फूट के बिखर जाएगा। सिमिलरली भारत में आर्मी रन नहीं करती, लेकिन आर्मी का आई थिंक लास्ट रिजॉर्ट तो वैसे कहते हैं, बट अगर आप बिलीफ देखिए, लोगों का ट्रस्ट देखिए, करप्शन फ्री देखिए, तो सबसे ऊपर है लिस्ट। आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन को हिट करना चाहते हो, किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए कहते हैं ना, कल्चर हिट कर दो, उसका लैंग्वेज तोड़ दो, उसके ट्रेडिशन तोड़ दो। तो अभी मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, और जो अपने एक
जिसको दुनिया देशवासियों को कुछ ना हो, किसी पे भरोसा ना हो, भारतीय फौज भारतीय सेनाओं पे पूरा भरोसा है, तो आप उसको वो टारगेट बनेगी ना। अब उसमें पॉलिटिशियन देखो, पॉलिटिक्स का क्या है, ये जो किताब अभी जैसे सर ने भी बात की किताबें लहराई जा रही हैं, ये बात तो नहीं कि किताब कल छपी, ये भी नहीं है कि इस पे एमओडी ने बैन जो भी रोक लगवाई थी जो कल लगाई है। तो लाइक लास्ट सेशन में मैं कहा था कि ये दस्तूर बन चुका है कि जिस दिन हमारा पार्लियामेंट का कोई सेशन स्टार्ट होना होता है उससे एक दिन पहले 24 घंटे पहले एक शगुफा छोड़ा जाता है, और उस शगुफे में इस बार उन्होंने पकड़ ली फौज का एक जनरल साहब की किताब उठा ली। अब जो ओपिनियन बन रही है, कोई कह रहा है कि जनरल साहब इन्वॉल्व हैं, कुछ कहते हैं। मैं एज ए पब्लिशर आपको बताता हूँ कि जब हम किताब लिखते हैं, इफ़ आई एम सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम एमओडी जैसे सर लिखते हैं, तो अब हमें रिटायर हुए टाइम हो चुका है, तो हम एच से बाहर हैं। अदरवाइज नॉर्मल क्या है कि 2 साल तक आप किताब बिना परमिशन के नहीं लिख सकते आफ्टर रिटायरमेंट, एंड इवन आफ्टर दैट यू हैव टू साउंड देम। आपको पता है जनरल पांडे ने किताबें पब्लिश की हैं, हमारे पास कितने जनरल ऑफिस पब्लिश करते हैं। तो जब हमारे पास किताब आती है ना, उससे पहले वो क्लियरेंस साथ में होती है। ऑथर इज नॉट सपोज टू गिव बुक टू एनीबडी विदाउट टेकिंग क्लियरेंस, इफ क्लियरेंस इज टू बी टेकन। अच्छा, ठीक है, ये किताब कैसे पहुंची, पब्लिश कैसे हुई, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये कहना कि मैंने किताब लिख दी बाकी पब्लिशर जाने। somebody was there at the back who did something wrong. हाँ ये तो है, और मैं कह रहा हूँ किताब आज थोड़ी छपी है, ये तो पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की पुरानी बात है ये वाली। और इसमें लद्दाख वाली को कंट्रोवर्सी का इशू लेना देना नहीं है, वो हम सबको पता हो इशू क्या है जिस पे मोदी ने रोका हुआ है। तो ये देखिए, ये दिखाता है एक्सपोज, ऐसे लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो हमें हिट तो कर रहे हैं, किताब लहराई तो जा रही है, पर दुनिया समझदार है आजकल। वो ज़माना नहीं है कि एक डीडी है और एक ऑल इंडिया रेडियो है और जो है उस पर चल रहा है। आजकल दुनिया सोशल मीडिया में सब समझती है ही डेंजरस मूव। जब हमारे पॉलिटिशियंस आर्मी के ऊपर बातें करना शुरू करते हैं, जिस भी पार्टी के हों, वो भी डेंजरस है। आई वुड रादर से कि यार हमें छोड़ दो, तुम्हें जो करना है आपस में करो, हमें बाहर रखो। एक ये लाइन की हम उन्होंने बोला जो उचित किया जाएगा, एज ए फौजी आई विल बी हैप्पी इफ माई बॉस टेल्स मी कि जो उचित करो, बिकॉज मेरा काम है यार, मेरे को करना है। उसको आप ये इंटरप्रेट करो कि जो वेटरन ने तो लिखा है वो आर्टिकल कि भाई सरकार पीछे हट गई, सरकार पीछे हट गई। आप मेरे को बोल रहे हो जो उचित है करो, कल को बम फटता तो आप ही के सिर पे आएगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने लेनी है, आप लीडरशिप ऑफ कंट्री की। उसको जो स्पिन किया जा रहा है, तो आई वुड रादर आई सम सेइंग कि जो आर्मी की पॉलिटिजाइजेशन की बात करते हो, जो आर्मी को ड्रैग करने की बात करते हो, इसमें थोड़ा कसूर हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का है। तीनों ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं बोलती, लोग कुछ ना कुछ बकवास करके निकल जाते हैं। कोई आर्मी चीफ पे कमेंट मार रहा है, कोई भारत के मूवी बना दी गुंजन सक्सेना पे क्या उल्ट पुल्ट दिखा दिया। तो मैं ट्विटर पे बहुत बार इनको टैग कर चुका हूँ, ADGPI को, एयरफोर्स के MCC को, नेवी वालों को, यार प्लीज़ आप करें। और मैं एग्जांपल देता हूँ कि श्रीनगर में बड़ी वोकल एक लेडी थी जिसने बहुत ज़्यादा गंद मचाया, इतना मचाया कि शोपियान में एक इनकाउंटर होता है, फौज पूरे सिविलियन को साथ लेके पूरी प्रिकॉशंस के साथ करती है, खिड़की में जो गोली लगती है, मस्जिद के अंदर छुपे हुए थे वो लोग, आर्मी ने पूरा सब्र किया, पहले बताया कि देखो ये लोग मस्जिद के अंदर घुस गए हैं, फिर जब उसके कांच के टुकड़े गिरे अंदर, तो अंदर कुरान शरीफ के ऊपर कुछ टुकड़े पड़े, वो बिल्कुल साफ करके विद इन आवर्स मस्जिद वर रिपेयर्ड। उस लेडी ने उस कुरान शरीफ की फ़ोटो के ऊपर ब्लड की बूंदें जो भी फोटोशॉप की और डाल दी। वहाँ जो थे बॉस, ही गॉट FIR डन अगेंस्ट हर थ्रू समबडी, और आज वो नेशनलिस्ट है वो लेडी, आई डोंट वांट टू नेम, यू नो हर। तो दिस इज हाउ जो लोग ज़्यादा ब्रोकन एरो बन जाते हैं ना, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। ये नहीं कि फ़ौज का काम नहीं है लड़ना है, हमें अपनी डिग्निटी भी तो बचानी है, ये थोड़ी बॉर्डर तो अलग बात है। तो आई वुड रादर से कि यार ये जो लोग बोलते हैं ना उल्ट पुल्ट, इस केस में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको लगाना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन कि लगाना चाहिए, आर्मी शुड आल्सो इंसिस्ट। मेरा ये कहना है कि यू नो दिस चाइना इज नॉट अ सी अंडरस्टैंड एनिमी इज एन एनिमी, वो तो ठीक है सर, बट यू नो चाइना इज अ सिस्टेमिक एनिमी, एक बहुत डिफरेंट एनिमी है आपके लिए। पाकिस्तान के बारे में तो यार हर किसी को सब कुछ पता है, तो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज अ बिग सीक्रेट अनटिल अनलेस कोई ऑपरेशनल डिटेल्स बता रहे हो। चाइना इज अ सिस्टेमिक एनिमी, एंड आपको ये भी पता है कि चाइना विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस, ये बेवकूफ़ी का चाइना एडवांटेज लेगा, एंड यू नो सो इट डजंट रियली मेक सेंस टू मी। इसमें मैं केवल यही कहूँगा कि मुझे धुरंधर फिल्म का जो अजीत दोवल जी का स्टेटमेंट था, बाद में दोवल जी का भी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कि भारत का नंबर 1 एनिमी जो है वो भारतीय है, जो अंदर है,
नॉन भारतीय, क्योंकि वो इंडियंस होंगे, हिंदुस्तानी होंगे, जो नॉन नेशनलिस्ट हैं वो बतेरे हैं। बाकी जो भी है पाकिस्तान, चाइना, वो तो नंबर 2 में आते हैं। और ये जाहिर कर रहा है आपको जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। दी मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ दिस होल थिंग इज, मैं जैसे कल भी मैंने किसी से बात करी अबाउट दिस कि भाई अगर वहां पर टैंक्स थे, सब कुछ था, दैट मीन्स आपकी पूरी प्लानिंग थी। एंड सर यू बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग सिस्टम, इतनी जबरदस्त प्लानिंग। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इज अबाउट द डेप्थ ऑफ प्लानिंग जो आर्म फोर्सेस करती है फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशन। हर चीज की वॉर गेमिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, हर चीज को बार बार मतलब मसल मेमोरी इतनी जबरदस्त क्रिएट करते हैं आप लोग, विच इज कमेंडेबल एक्चुअली। हम लोग तो इस सिविल में अगर ये 10% भी रेप्लिकेट कर पाए तो हमारा तो देश 5 साल में बदल जाएगा पूरा। ऐसा है, मैं जिस चेयर में था 3 साल, दैट लुक्ड एट फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, तो ये सारी डिप्लॉयमेंट, ये सारे मेरे आते थे। और फिर जो दूसरा साइड था ADGMO A, वो प्लान्स वगैरह बनाते थे और हम लोग साथ डिस्कस करते थे। पूरा टेरेन एनालिसिस किया गया है, कितने टैंक कहाँ लग सकते हैं, दुश्मन के कितने कहाँ से आ सकते हैं, कौन से वाइटल ग्राउंड्स हैं हमारे जिसको हमने सिक्योर करके रखना है, कितने ऑप्शंस हैं। जैसे अभी कोई कहता है कि भाई गोली नहीं चलाने की हुक्म थी, वो तो हुक्म तो बहुत सालों से है, ऐसा तो पहला नहीं है। सो बगैर गोली चलाए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, मल्टीपल कंटिंजेंसीज ऑल अलोंग दी LAC प्लान होता है। उसी तरह जो ADGMO A है वो LOC के ऊपर अपने मल्टीपल कंटिंजेंसी सब प्लान करके रखते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि प्लान्ड नहीं है। और ये अकेले MO के साथ नहीं होता है, MO कमांड के साथ बैठ के प्लानिंग करता है, सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एंड एवरी 5 to 6 months एवरीथिंग इज बीइंग रीचेक्ड। और ख़ास करके वेस्टर्न फ्रंट में तो, क्योंकि वहाँ पे कभी कोई खेती हो जाती है, कभी पेड़ उगा देते हैं, कहीं कोई सड़क बन जाती है, आपके प्लानिंग में कुछ ना कुछ आपको चेंज करते रहना पड़ता है। अभी नदर्न बॉर्डर्स में भी इतने सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए अपना सारा प्लानिंग करना है। तो जो से कि प्लान नहीं है, आई एम सॉरी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इट इज़ जस्ट, हम पहले पॉलिटिकल विल कहते हैं, इट इज़ जस्ट नाउ the will of the leader to decide what to implement and just say okay A, B or a modification of A, B or A, B, C, जो भी आप बोलो, dust it open, execute it. So you're saying complete for all contingencies आप लोग Not just inside, outside also, let me be very clear. And there is also plans of operations other than war, it is called. obviously sir, obviously. Okay, OOTW. एंड सारा जैसे हम बोलते रहते ना, अभी चलो इतना तो मैं थोड़ा कुछ बता सकता हूँ, अभी काफ़ी बरस हो गए, मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, उनके प्लान्स बदल गए होंगे। हम बोलते ना आर्मी, इनके US के ये थिएटर कमांड है, यूनिफाइड कमांड, वो इस रीजन का लल्ला, हमारे भी सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमांड्स का अपना अपना रीजन है जिसके लिए प्लान्स बना के तैयार रखते हैं, क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं आज के तारीख में। उसके लिए IDS के साथ हम बैठ के ट्राई सर्विस के लिए हमको और आगे करने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी लगता है। तो जो अभी अपना लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव प्लानिंग होता है, जिसके तहत हम सामान खरीदते हैं, उसमें IDS वो भी फिट करके रखता है, एंड इवन इंक्लूडिंग HADR। ऐसे ही नहीं होता कि नेवी वहाँ पहुँच गया, एयरफोर्स वहाँ पहुँच गया, आर्मी वहाँ पहुँच गया। हम शुरू में जाते थे तो अपना सामान लेके जाते थे। अभी HADR का भी स्टॉक आपको तैयार मिलता है कि फटाफट कंटेनर उठाया और निकल गए आप। That we can see, जहाँ पर भी कुछ होता है within hours, You are the first responder in the Indian Ocean region. That planning has been going on. I'm not saying कि हमारे टाइम से यार, हमारे पहले भी थे, वो भी करते थे। उस वक्त पैसे कम होते थे, हमारे टाइम में थोड़ा ज़्यादा हुआ, हमारे बाद में और आ गया। आज तो काफ़ी है, ठीक है ना। तो जस्ट तो कोई, मैं ये नहीं कहता कि हम ही फन्ने खाते हम कर रहे थे, सॉरी यार। मेरा आदत है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग है पूना हॉर्स में, कि भाई आप अगर कुर्सी पे आके बैठे हो तो आपके पूर्वज भी कुछ करके गए हैं। तो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जितने भी पॉलिसी फाइल्स और उसके नोटिंग है, डिसीजन है, पहले बाकी पूरा आप पढ़िए,
देन यू विल बी अप टू डेट कि किस सिचुएशन में उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, क्यों लिया था, उसको मॉडिफाई करके आज के लिए यू कैन कंटिन्यू। तो शुरू में जब मैं एमओ में गया था 3.5 महीने रोते थे वो, सैटरडे संडे फ्रॉम 8 o'clock टिल 2 o'clock पुरानी फाइलें जहाँ भी पड़ी होती थी वहाँ पे टेबल लगवा के मैं खोल खोल के टॉपिक वाइज पढ़ के अपने नोट्स बना के रखता था, क्योंकि जो मेरे टेबल में बैठे थे, मेरे से पहले बैठे थे यार, वो एवं ही नहीं आए थे। उन्होंने भी अपना दिमाग लगा के किया है, तो समझो ना यार कि क्यों किया था, कोई बात होगी ऐसी। अगर यानी कोई लोग समझते हैं, जो बाहर है वो समझते हैं कि ये आया इसी ने किया, ना, एक तरह की कंटिन्यूटी होती है, आपको चेन पता नहीं चलेगा, वहाँ पे नोटिंग में चेन होता है कि उसने ये किया था क्योंकि ये था, अब ये चेंज आया है, ये हुआ है, सो नाउ वी कैन डू। जो उन्होंने सोचा था नहीं कर पाए थे, आज के तारीख में उसको ये ऐड करके अब हम करते हैं। दैट इज हाउ द कंटिन्यूटी कम्स इन योर थिंकिंग, एंड दैट इज द कंटिन्यूटी दैट यू सी टुडे इन योर 3 फोर्सेस व्हिच इज कमिंग इन। मैं नहीं कहता हूं कि मैं इकलौता कर रहा हूं, सारे करते हैं, इसी तरह से करते हैं जो की अपॉइंटमेंट्स में होते हैं। सर यू सर्व्ड ऑन द एलओसी, एंड फॉर एग्जांपल सिंदूर के अंदर जिस तरह से हमने चीज़ें करी, एंड कुछ एक पॉडकास्ट हैं जहाँ पर सर्विंग ऑफिसर्स को बुला के काफ़ी बातें कर रहे हैं उनके बारे में कि हम यहाँ से मूव हुए, उधर गए, हमने अपने आप को सेटअप करा, ये करा, वो करा, एंड वी स्टार्टेड द एक्शन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। नाउ पाकिस्तान इज़ अ वेरी ओपन फ्रंट, जिसके ऊपर काफ़ी एक्शन हुआ भी है, काफ़ी एक्शन चलता भी रहता है, सब कुछ है। चाइना इज़ नॉट, चाइना इज़ अ लिटिल बिट मोर क्लोज्ड, एंड इसके ऊपर ज़्यादा ऑब्वियसली कोई बात करता नहीं है, बिकॉज देयर इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और लोगों को समझ भी नहीं आता है। पाकिस्तान तो सिंपल है, ये लाइन है, ये है, ये है। नो, आपने दूसरी तरफ भी सर्व करा है सर। सो ऑन द ग्राउंड व्हेन यू सी दोनों जगहों के अंदर, जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट दैट एवरीबडी काइंड ऑफ इज सो क्लियर अबाउट पाकिस्तान, एंड व्हाई इज इट पीपल आर नॉट क्लियर अबाउट चाइना। एक तो पाकिस्तानियों की लैंग्वेज हमारी जैसी है, उनकी यूट्यूब सुन सुन के, उनकी बातें सुन सुन के, और जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान है वो इसके पीछे पड़े हुए हैं इमरान खान के प्यार के, तो काफ़ी खबरें आती हैं, तो फिर उसको देख के आप एनालाइज भी करते हो। और द लॉट ऑफ एक्चुअली पाकिस्तान के साथ जो इंट फ्लो है ना, वो बड़े लेवल्स पे होता है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान टीवी देख लो आप, पीटीवी, अगर आप बॉर्डर एरिया में रहते हो, तो आपको इतना तो पता चलता है कि आपका गोला गिरा किधर है। अभी तो जब यूएवी नहीं था ना, 99 की लड़ाई में, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, 99 की लड़ाई जब कारगिल की हुई, तो गुरेज की भी जो किताब आ रही है, जनरल पांडे और मैं लिख रहे हैं इकट्ठे, उसमें ये मेंशन है कि जब फैमिलीज को वापस भेज दिया जाए गुरेज, तो लोगों को खबर में नहीं आया ना कि गुरेज में क्या हुआ। पीपल ओनली केप्ट ऑन लुकिंग एट कारगिल बिकॉज प्रेस वाज देयर। तो वहाँ जो सारी फैमिली चली गई, जब ऑर्डर आया तो एक लेडी थी G3 की वाइफ, जो यंग मदर थी, तो शिकुन को, तो कमांडर परमिशन लेके उनको रखा कि चलो आप रुक जाओ, गोले गिर रहे थे। तो हर जॉब वाज कि उसको वो उनकी जीवन इंट बी बोलते थे अपनी उसकी, उनका काम था, इधर से फायरिंग होती थी, यूएवी वगैरह थे नहीं, और वहाँ से पाकिस्तान टीवी को वो दिखती थी और आगे बोलती थी ब्रिगेडियर साहब आज गोले फलाने गाँव में गिरे हैं। सो पाकिस्तान की ओपननेस का ये इशू है। चाइना की तरफ क्या है ना, हम उनकी लैंग्वेज समझ आती है ना, हम उनके मीडिया को इतने 2-4 न्यूज़पेपर को छोड़ के बाकी हम करते नहीं। पर एक बात बताऊँ मैं आपको, जो सर बोल रहे थे, मैं सर तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, फौज क्योंकि अपने आप को ओपन अप नहीं करती ना, तो लोग समझ नहीं पाते। एक जो सबसे छोटा हथियार है ना, जो टीम वेपन है, वो LMG है, लाइट मशीन गन, उसकी मार 300 मीटर 600 मीटर जो भी है। तो वो जवान बैठा होता है ना, वो भी 3 चीज़ें देखता है कि मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जिसके अंदर आया तो मैं ठोकूंगा अगर LC पे बैठा है। उसके आगे उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है एक, जिसमें वो बड़ी एक्यूरेसी से फायर नहीं कर सकता, पॉसिबली मार सकता है, एम फायर नहीं कर सकता, से 800 मीटर, वो MMG 1800 मीटर रेंज है, हर वेपन का अपना होता है। फिर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ वो मार नहीं सकता लेकिन वो देखना चाहता है, जैसे मैं टीवी की बात। ये सोच हमारे हर लेवल पे है। कोई अगर ये बोले कि आर्मी कमांडर को ये नहीं पता, उनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो उनकी मार से दूर है लेकिन उसकी तैयारी है। अभी जैसे सर ने कहा, जब ये उरी का स्ट्राइक हुई ना, तो मैं उससे पहले नॉर्दर्न कमांड में था, तो आई हैव सीन दीज प्लान्स आर ऑलरेडी मेड, डिस्कस विद देम इन दिल्ली एंड देन फाइल्ड। तो ये पीपल शुड स्टे एश्योर्ड कि भैया फौज एक मेटिकुलस तरीके से काम करती है। हाँ, हम ओपन आके बात नहीं करते बाहर। आज वो जब चैनल की बात कर रहे हो, पहली बार सर्विंग ऑफिसर जेसीओज आए हैं, अदरवाइज कौन बात करता है। सो दिस इज हाउ, एंड ये जो बात है सर्विंग ऑफिसर जेसीओज की, देखो आप जहाँ मर्जी हो, SOP सभी SOP होते हैं, SOW भी होता है फौज में, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ वॉर। हर यूनिट की अपनी पोथी होती है, जो सर कह रहे हैं ना,
वो हमारी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, मेमोरी। जैसे यूनिट मूव करती है, से पीस में कर रही है, त्रिवेंद्रम से बबीना चली गई, तो उसको पता लड़ाई बबीना में नहीं लड़नी, लड़नी उसने कहीं और है। उस इलाके के हिसाब से उसके SOW मॉडिफाई होते हैं। जैसे मैं गनर हूँ ना, तो माउंटेन में गन का पिट का साइज अलग होता है, प्लेन्स में कुछ और होता है। तो जैसे ही मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई भी सिटिंग सिकंदराबाद, बट मुझे पता है कि लड़ाई हुई मैंने डेजर्ट में लड़नी है, तो मेरा SOW अमेंड होता है, उसका नक्शा बदला जाता है। तो दिस अ वे, कहना मेथड टू मैडनेस, अगर आर्मी को मैडनेस से समझते हो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न एंड यू नो मेरे को इसी के बारे में बात करना है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इसी का LOC के ऊपर का बात करता हूँ। दूसरा है LOC तो फौज के नीचे है, MOD के नीचे है। LAC में देयर इज अ चाइना स्टडी ग्रुप जिसके अंदर MEA और MOD दोनों आते हैं। So there is a one more angle to it of the MEA coming into play in the and which is called the China Study Group. उसका रेगुलर every 6 months मीटिंग होता था हमारे MO ऑप्स रूम में। तो फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे ये सारे एयरफोर्स के, नेवी के कम आते थे, एयरफोर्स के आते थे। वहाँ पे पूरा डिस्कस होता था, एवरीथिंग यूज्ड टू बी डिस्कस्ड, उसके मुताबिक सारा कुछ अवेलेबल होता था, एंड दैट इज व्हाट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द CCS वंस इट हैज बीन डिस्कस्ड हियर। एंड वही था, दैट इज हाउ द सिंस एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एंड एवरीथिंग इज नोन एट द CCS लेवल, एंड इफ देयर समबडी टेल्स जो मिलिट्री ऑप्शंस आप सही समझें करें, सही समझे का इम्प्लीकेशन समझना चाहिए, क्योंकि ऑल द कंटिजेंसीज आर देयर। व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट कंटिजेंसी टू यूज, डिसाइड, वो CCS थोड़ी बताएगा तुमको, आपने डिसाइड करना। इसके अंदर सर आप लोग ये भी प्लान करते हैं कि भैया एनिमी विल फायर, व्हाट डू वी डू? Yes, everything is दैट इज द there. बिगेस्ट क्वेश्चन जो आज पूछा जा रहा है कि साहब अगर दुश्मन फायर करेगा आप क्या करोगे? आपको परमिशन चाहिए फायर करने के लिए? जब पहले होता था कि पीछे पूछना पड़ता था, वो धीरे धीरे शिफ्ट होता गया, एंड आई हैव सीन इट हैपनिंग व्हाइल आई वाज देयर इन MO और द पास्ट 13 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ थोड़ा शिफ्ट हुआ, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट 14, 15, 16 में देखा मैंने, और उसके बाद तो अभी और शिफ्ट हो गया होगा। नाउ वहाँ पे दी फायरिंग का परमिशन अप टू पर्टिकुलर लेवल ऑफ इक्विपमेंट वाज क्लियर्ड बाय दी CCS एट दैट टाइम। अभी तो मतलब जब आपको बोल दिया है जो सही समझे आप करें, मतलब पूरी छूट है यार। तेरे को एक हवाई जहाज लेके आना, वो लेके आ जा, तेरे को जो मारना है मार ले। एंड टारगेटिंग का लिस्ट अवेलेबल होता है, आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। देयर इज वन लेवल विच इज क्लियर्ड बाय द CCS, द अदर लेवल विच इज क्लियर्ड बाय द MO, and then there are other levels which are cleared by the respective commander, army commanders oblique जो भी Air Force Navy के equivalent है उनके लेवल का होता है। और तीसरा लेवल होता है जो कोर कमांडर और लोएस्ट डिव कमांडर। डिव कमांडर के नीचे नॉर्मली अभी तक क्लियर था नहीं, अभी मेरे को पता नहीं वो करते होंगे कि नहीं। तो इस तरह की टारगेटिंग लिस्ट अवेलेबल होती है, हर 3 महीने वो लिस्ट अपडेट होता है। द लिस्ट यूज्ड टू बी शेयर्ड, आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द होल्डर्स ऑफ दैट। उसका पूरा डिटेल्स कच्चा चिट्ठा सारा लेके फिर देन यूज्ड टू सिट विद द एयर फोर्स, जहाँ नेवी की रिक्वायरमेंट है नेवी के साथ सारा कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि LAC की अक्रॉस कोई टारगेटिंग लिस्ट नहीं है। आई लीव इट एट दैट। It is very interesting क्योंकि सर जो सबसे बड़ा एक जो सवाल है कि भाई हाउ फ्री इज द आर्मी? आपको जब बोल दिया है जो सही समझे कर ले, उससे ज्यादा फ्रीडम क्या चाहिए? मैं एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में बोला था ये, Yes. डोकलाम के टाइम में भी सेम बोला था। Yeah. मैं क्लैरिफिकेशन, when I'm saying army, it's not just army, it's army, air Army, force Navy, and Air Force. navy, it's the armed forces. Yeah. How free are they, sir? टोटल यार, जब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है जो सही समझे आप करें। Obviously, a politician can't decide a military plan. When I say military, it's tri-service, Army, Navy, Air Force. They can't plan it, yeah. It's the military commander's job to do his planning. Now, moment a political will, जो उसका ट्विस्ट दिया जा रहा है कि political will नहीं था, बैक कर रहे थे. What do you mean? When he says जो आप सही कहें करें, I am with you. That's it. You don't need anything else. काश जब मैं 2 डिव कमांड कर रहा होता मुझे ये बताया होता। उसके बावजूद कितनी कुटाई की है मैंने चीनियों की जो अक्रॉस LAC आई, वो बात अलग है। वो तो जनरल अपना दलबीर सुहाग थे, ही लाइक्ड मी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अगर ऊपर चला गया होता तो पता नहीं मेरे को क्या क्या प्रसाद मिल गए होते। अगर एमईए और एमओडी के पास चला गया होता तो पता नहीं क्या क्या प्रसाद मिले होते। कितने कुटे, एज अ ब्रिगेडियर कुटवाया है, एज अ जनरल कुटवाया है। इससे तो सर ये भी तो वही होगा ना कि कश्मीर में आज जैसे अभी देखो कल परसों में जो जबरदस्त ऑपरेशंस हुए हैं, एक उधमपुर में आपने 2 मारे, किश्तवाड़ में एक बंदा बड़ा बड़ा जबरदस्त वाला मारा है, 5-8 लाख रुपए उसके ऊपर था। तो क्या सर जब ये आप ये करने जाते हो तो फोन करते हो सर कि मैं यहाँ पर ऑरेंज लगा दूं कि मैं? जब पुंछ में कैजुअलिटीज़ हो रही थी ना, तब भी मैंने कहा था कि सरकार का काम है हमें आज़ादी देना, छूट देना, और ऑपरेशन हमने करने हैं। अगर कैजुअलिटी हो रही है तो हमारी कहीं गड़बड़ है। जाओ, वो बहुत चालाक है। वी मस्ट ग्रांट टू एनमी ऑल्सो कि एडवर्सरी कभी लड़ने आया है, एसएसजी सोल्जर है तो लड़ेगा वो, ठीक है, हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगेन आई रेफर टू दिस बुक जो अभी आ रही है, जनरल पेटंकर सर, जो ही वाज जीओसी 28 डिव ड्यूरिंग 28 डिव कुपवाड़ा में ऑपरेशन विजय के टाइम पे। उन्होंने जब हम सर्च कर रहे उन्हें मैं बात आई, कहता है मैं मेजर था ना एलसी पे, तो सामने से फायर आता था और आवाज़ आती थी, जाओ प्राइम मिनिस्टर से पूछ लो, अभी दिल्ली से पूछ लो। उनको पता कि 24 घंटे कुछ नहीं होने वाला। ही से जब तक मैं, एंड जब वाजपेयी साहब टाइम पीएम थे, कहते मैं वापस आया जीओसी बनकर, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। एंड बीच में उन्होंने पाकिस्तानी अफसर का सर्व किया हुआ था यूएन में, तो वहाँ भी ये तानाजानी चलती रहती थी कि अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ऑर्डर दिल्ली तो ऑन देने, दैट काइंड। ही से व्हेन आई केम बैक आई हैड दिस थिंग वेरी क्लियर कि मैं उनको ये बताऊंगा कि दिल्ली नहीं, नो इट इज़ आई हु इज़ डिसाइडिंग, लाइक सही वो जीओसी। तो तब आरटी ओपन जीओसी तक था। जो उन्होंने बत्ती बंद की थी, पाकिस्तान का एक सड़क बनवा दी तंगदार के पीछे, उनको नई सड़क बनानी पड़ी भाई साहब। दे हैड टू शिफ्ट देयर रोड एक्सिस बिहाइंड ए माउंटेन, इतना ठोका गया। एलसी जो लाइनअप अपना सीए ऑप्स की बात कर रहे हो, कल मैं किसी इंटरव्यू में कह रहा था, मैं जब मैं कंपनी कमांडर था और घेर लिया टेररिस्ट को, तो नेचुरल सीईओ को बोलना है, जाने से पहले बोलना होता कि सर हम जा रहे हैं, ऐसे खबर है। ऑल दैट ही वुड से, ओके डू वेल, डू योर बेस्ट, आई एम सेंडिंग रीइंफोर्समेंट, और से आई फैच अप। अब सीईओ को आने में 12 घंटे लगते हैं, बट ही नोज कि तेरी इतनी कॉम्पिटेंस है कि तू जब ठोक देगा तब साफ कर देगा। बिकॉज डेलीगेशन का जब किसी को डेलीगेट करते हो ना, उसमें पहला प्रिंसिपल क्या है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि जिसको आप डेलीगेट कर रहे हो वो काम कर पाएगा। तो अगर आर्मी के जनरल को, चीफ को, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो उचित समझो, दैट आल्सो शोज कि आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, यू विल हैंडल इट वेल। तो सीआई ऑप्स में ये होता है, सीईओ कहता है भाई मैं आ रहा हूँ क्या पता सीईओ साहब कहीं कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, तो कंपनी कमांडर टेक्स ऑन। कई बार कंपनी कमांडर के नीचे प्रॉब्लम आती है, जेसीओ कहता है साहब अंदर बंदे बैठे हैं, घेर लिया अगर, तो यू डोंट टेल हिम कि मेरे आने तक वेट करो, यू टेल हिम साहब ठोको, आ रहा हूँ मैं। दैट्स हाउ इट इज़। कोई किसी की परमिशन, कोई किसी को फ़ोन नहीं किया जाता, अपनी यूनिट के अंदर होता है, फिर सीईओ कमांडर से बात करते हैं। और जहाँ देखिए ये बात आएगी बीच में, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये आप अगर रक्षा मंत्री हैं और सर प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर ऐसे ऐसे टैंक आ गए, आपने सर को बोला, तो उसके बाद सारे सोते थोड़ी हैं। ही इज़ गोइंग टू स्पीक टू समबडी आउटसाइड, यू विल स्पीक टू योर काउंटर पार्ट समवेयर, फिर एक मैसेज वहाँ से आएगा कल फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं। तो देयर इज अ प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग। इट्स नॉट कि आपको किसी ने मैसेज दिया और आपने 2 घंटे रिस्पॉन्स है। भैया अगला बंदा बात कर रहा है, क्या पता किस लेवल पे बातें हुई हैं, ये सब लाइक ही सेड ना, ये चाइना स्टडी ग्रुप में, and this is how it should be, military and diplomacy. Concurrent with that is also you are told immediately कि जो आप सही समझे वो कर ले, and बाकी डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलना इनका काम है। लेट मी डू व्हाट आई हैव टू, What I have to, हर लेवल का बेसिकली आप this जो is बोल रहे हो, called controlling the escalation matrix. एवरी लेवल का एक काम होता है। जो वहां पर एक सिपाही खड़ा है उसका काम है, जेसीओ साहब है उसका काम है, कंपनी कमांडर का काम है, सीईओ का वही काम मैं है, बोल रहा हूँ। ऊपर 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 जैसे सबका। ब्रिगेड कमांडर ने सीओ को बोल दिया चल टैंक लगा दे, ठीक है ना, सीओ बोलता है स्क्वाड्रंस को कि तेरा यहाँ जाएगा वहां जाएगा, सीओ जाके थोड़ी टैंक डिप्लॉय करता है। वो जैसे कंपनी कमांडर, जो स्क्वाड्रन कमांडर होता है, वो ट्रूप्स को बता देता है, अच्छा तेरा ट्रूप वहाँ, तेरा ट्रूप वहाँ, तेरा ट्रूप वहाँ, 3rd ट्रूप 4th ट्रूप मेरे साथ रिजर्व में यहाँ पे। वो तो ट्रूप वाले को पता है उसने कहाँ डिप्लॉय करना, उसने रेकी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। उस सीओ कंपनी का स्क्वाड्रन कमांडर आके खड़े होके थोड़ी बोलेंगे नहीं ये पत्थर का आर्ट ठीक नहीं है, वहां पे खड़ा कर। वो टेंट का जो इशू है, हाँ ना, वो सब अपना उनको पता है। अभी जैसे सर आरटी से, ठीक है ना, आरटी को बोलते हैं गन का डिप्लॉय करो, तो गन ग्रुप डिप्लॉय करता है यार। बैटरी कमांडर तो वहां ही नहीं, वो तो आगे है, सीईओ भी कमांड आगे, सीओ भी आगे, क्या वो वहां पे आके पहले गन डिप्लॉय करके जाएंगे? वो सबको, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड में आपने पीस टाइम में उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर दी है,
जब आपका ऑप रिहर्सल्स होता है, ऑपरेशनल रिहर्सल्स होता है, आपने जाके अपने ज़मीन को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। मुझे पूरा भरोसा है वो गन पोस्ट पे जो ऑफिसर है उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि भाई साहब वो सही डिप्लॉय कर देंगे। जेसीओ भी है वो सब अपने गनों को सही डिप्लॉय करके, मेरा जो एजुटेंट है वो रेजिमेंट कमांड पोस्ट को सही जगह डिप्लॉय करेगा, सब सही करके मेरे को ओके रिपोर्ट आएगी। कुछ ट्रेनिंग भी तो आप लोगों ने करी Yeah. है। यार और ये भी व्हाट सर इज सेइंग, उसका सेकंड पहलू ये देखो कि मैं भी खुद एक जीपीओ रहा हूँ, गन पोजीशन हाँ। ऑफिसर, मैं एडजुटेंट रहा हूँ, Yeah. मैं 2IC बना गन ग्रुप का इंचार्ज, बिल्कुल। फिर मैं सीओ बना। अब 2IC जो है वो पैदल चल के सारे गनों को थोड़ी देखेगा, वो तो वैसे ओके रिपोर्ट लेगा। हाँ, वैसे कहते पापा बैटरी इधर, क्यूबिक इधर, क्यूबेक दोनों इधर, इधर। ये इधर, वो भाग के आके उसने अपना वो डायरेक्टर गार्ड के कभी देखो यार ठक 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 ठक, वो सब ट्रेनिंग से जाते हैं। टेंट लगाने के लिए या सीसीएस बोलेगा, उसको आपने अपने प्लान के मुताबिक डिसाइड कर लिया है कि फलाने जगह एज अ रिस्पॉन्स फलाने जगह ये करना है, फलाने जगह ये करना है, जिसने करना है लल्ला वो जाके करेगा वहां पे। फाइनल जो पोजीशनिंग होती है वो ऑब्वियसली उनका जिसका काम है वो पर्सन ऑन करेगा। ग्राउंड। जिसने एलएमजी लगाई है आधी, उसको पता है उसने कहाँ मारना है, कैसे Yeah. आड़ पकड़नी है, कैसे अपने को भी बचाना है, बिकॉज मरने के लिए जा रहे हो आप, मारने के लिए जा रहे हो, तो इट्स लेफ्ट टू हिम ऑलवेज। एंड इसके अंदर हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस भी है सर। आई मीन इफ आई गो बैक टू 62, यू नो मेजर शैतान सिंह, जहां पर उनको बोला गया कि भैया आप वापस आ जाओ। लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, अरुण खेतरपाल, उनको बोला गया भैया आप टैंक छोड़ दो। ग्रुप करंटली ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, Yeah. ठीक है, उनको बोला गया कि भाई वापस साहब आओ। क्या कर रहे हो, यूल गेट हिट। मैन ऑन द फ्लोर ही सेड मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला इनको, आई एम गोना टेक देम। ऊपर देखो ना, ऑर्डर भी एक आपके गुडविल में दिया जा रहा है कि आप अभी सेफ्टी वापस आ जाओ, फिर लेट्स फाइट अनदर डे। अभी जैसे आपने धन सिंह थापा, मेजर धन सिंह थापा की बात की, उनकी 2 प्लाटून आगे लगी हुई थी, एक वो पीछे अपनी डेप्थ प्लाटून में थे, और पीछे छोटी सी पीपी थी और एक ओपी था। अब वो देख रहे हैं ना कि मैं अगर यहाँ से निकल गया, सॉरी, पीपी एंड ओपी, ओपी इज वेयर यू ऑब्जर्व, एंड बेसिकली आरटी वाले भी होते हैं, इन्फेंट्री वाले खुद भी करते हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है, एमपीपी इज अ प्रोटेक्टिव पोस्ट विद अ डिफरेंट रोल। अब इट्स इजी टू सिट इन समवेयर चशूल में पीछे बोलो कि वापस आ जाओ, लीव एंड कम दिस साइड ऑफ पेंगोंग सो, बट उसको अफसर को पता है कि मेरी एक प्लाटून वहाँ फंसी हुई है, मैं अगर निकल गया यहाँ से तो वो तो निकल नहीं पाएंगे। सी विड्रॉल का भी एक तरीका होता है ना, इट हैपन्स एट अ टाइम एंड तरीके से। फाइटिंग। हाँ, अब पीछे आपके लेक है, पीछे कुछ भी नहीं है, एक कश्ती है जो आई उस पर फायर हुआ वापस चलेगी, वो लंबी कहानी है। तो यू हैव लेक ऑन योर बैक एंड यू हैव एनिमी सराउंडिंग यू फ्रॉम ऑल साइड, योर प्लाटून्स आर डिस्पर्स्ड। तो हाउ विल यू एज ए कंपनी कमांडर से कि मैं चलता हूँ यार, दुआओं में याद रखना, तो यू फाइट, यू स्टैंड एंड फाइट, दैट्स व्हाट ही डिड एंड प्रिज्यूम डेड लेटर ऑन ऑफ कोर्स परमवीर चक्र एंड ऑल। सो इसलिए कि आपको एक ऑप्शन दी जाती है, कहीं ज़्यादा इमोशनल हो गए ऑर्डर भी दे देते हैं। मेजर सोमनाथ को ऑर्डर दिया था वापस आ जाओ, इसे नहीं आ सकता यार, इसे है सिंपल, सिचुएशन ऐसी थी, नीचे आता एयरफील्ड गया था उस दिन। सो पर्सन ऑन ग्राउंड इज वही, ही इज थिंकिंग ऑफ समथिंग मेजर। जो कंपनी कमांडर है इज नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ 100 मैन विद हिम, ही इज ऑल्सो थिंकिंग इम्प्लीकेशन कि मैं यहाँ से हट गया तो पीछे जो वनरेबल एयरफील्ड है 3 किलोमीटर पे, उसके अंदर घुस गए तो पूरा 47-48 की बिल्डअप शिल्डअप सब खत्म। सो दिस इज हाउ इट इज, सो दैट इज रिस्पेक्टेड। जब उसे बोला मैं वापस नहीं आ रहा, दे आर 50 मीटर्स अवे एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक, सो नोबडी कोर्ट मार्शल हिम, एक्चुअली ही वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र। ये समझा जाता है, इट्स नॉट डिफायंस, इट इज समथिंग एल्स। बाकी वो वाले कि बार गलती हो जाती है, शेखों साहब के टाइम पे हुई भी, बट दैट्स ऑल फॉग ऑफ वार में हो जाता है, बट होता है दोनों तरफ से रिस्पेक्ट। जैसे इन्होंने उनका बताया, मैं 71 का अरुण खेतरपाल मेरे यूनिट के हैं, मैं उनका बताता हूँ ना। एक तरफ एक स्क्वाड्रन लगी हुई थी, दूसरी तरफ दूसरी स्क्वाड्रन लगी हुई थी। जो रिजर्व स्क्वाड्रन था वो कहीं और बुला लिया गया था जहाँ प्रेशर लगा हुआ था। इनके 3 टैंक थे जिसमें 2 टैंक ध्वस्त हो गए, ख़त्म हो गए थे, एक बचा था इनका टैंक। अब वो गैप था और वहाँ पे काउंटर अटैक आ रहा था 13th लांसर्स का। अगर वो हट जाते तो रेजिमेंट ख़त्म हो जाती, क्योंकि पूरी 13 लांसर्स अंदर घुस जाती और पीछे से हमला करती हमारे रेजिमेंट को। तब उन्होंने बोला था कि मेरा गन फायर कर रहा है, मैं पीछे नहीं हट रहा, आई विल किल दिस बास्टर्ड्स। वो अलग बात है कि भाई जब काउंटर अटैक हुआ, उन्होंने मारे, उनको साइड से पोर्ट होल से लगा, चोट लगी,
लेकिन बाय देन 13th Lancers had lost the morale and they ran away from there. ठीक है, और उनके 39 tanks were destroyed. So that was the reason he got the Paramveer Chakra. If he had pulled back because tank had caught fire, nobody would have said anything. He came out, अंदर हमारा फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होता है, उससे उसने आग बुझाया and he continued fighting. That's the whole thing. And the other person who didn't get it, God bless his soul, late Lieutenant Colonel Vijayendra Malhotra, he was the 2IC with him. गन जब रिकॉइल होता है ना तो पीछे आता है, तो उसका गन का लोडर था, उसका यहाँ पे माइक अटका रहता है, वो गिर गया और वो गन पूरा रन आउट नहीं हुआ. नाउ गन टैंक इज ओके, गन कांट फायर क्योंकि पूरे पोजीशन में नहीं आया. रन आउट मतलब पीछे आता है रिकॉइल होके और बाकी फिर लोड के लिए फुल लोड के लिए पूरा आगे जाता है, वो पूरा आगे गया ही नहीं क्योंकि उसका माइक फंस गया. उसको देयर इज ओनली वन वे टू डू इट कि पीछे निकलो, पेड़ पे धक्का दो पीछे और माइक निकालो. हुक्म था लेट जनरल हनूत का, देन द सीओ, कि कोई टैंक पीछे नहीं हटेगा. ही न्यू कि मैं आई कांट फायर, किसी ने मुझ पे फायर किया मैं मर जाऊंगा. डिस्पाइट दैट ही आस्क्ड अरुण, हिज टैंक वाज ऑन फायर, कि तू पीछे हट. हिज ब्रेवरी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. See, this is the thing, and you know, ये जो होता है, this is what gives the, बोलते हैं ना, initiative to the soldiers and initiative to the officers which are there battle on ground. The person who is going to fight on ground, उसने डिप्लॉय करना है. सीसीएस थोड़ी बताएगा कि नहीं तू इस पत्थर के बगल में लगाया, इस पत्थर के दूसरे तरफ लगा. क्या सीसीएस वहां पे जमीन पे आएगा? यही है ना सर. एंड मेरे को ये फियर है कि यू नो when you politicize stuff like this, आप बेसिकली कर क्या रहे हो? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट वो फौजी भी देख रहा है, जो आज वहां पर खड़ा हुआ है, जो आज की डेट पे खड़ा हुआ है, वो वहां पर देख रहा है. वो बोलेगा यार मैं क्यों इनिशिएटिव लूं, साला मेरे डिसीजंस आर गोइंग टू बी डबल चेक्ड, क्रॉस क्वेश्चन बाय सम फूल्स जिसको पता ही नहीं है वो क्या रहा है. एंड सी दैट इज माय मेन फियर. बाकी ये जो पॉलिटिकल डिबेट है चलने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी मोदी जी इज कैंसल्ड हिज एड्रेस इन द लोकसभा. आई मीन द कंट्री शुड रियलाइज कि भाई देखो, अ गाय लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कभी भी पीछे नहीं हटते किसी चीज से, ही इज एक्चुअली सेड यार मेरे को नहीं बात करनी. नहीं, वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पूरा वेल ऑफ द हाउस और जहां पे सीट बैठना था सब कुछ था, ये अपोजिशन वाले, ये चप्पुओं ने घेर रखा था बच्चों ने, बिहेविंग ऐसे ये इनका घर है. कुछ जैसे छोटे बच्चे नहीं करते स्कूल में, तेरे को मैं खेलने नहीं दूंगा, मैं क्रिकेट बैट लेके भाग रहा हूँ, मैं स्टंप लेके भाग रहा हूँ, ये मेरी ये मैं करूंगा, वो उस तरह से बिहेव कर रहे थे. दैट्स व्हाई ही डिडंट कम. मैं तो क्रिकेट नहीं खेला, हम वॉलीबॉल खेलते थे ना, कोई हारती थी टीम, वो बॉल लेके बॉल साले पंचर करके भाग जाते थे. दिस हमको तो इज खेलना तो बिहेवियर ना, दिस इज व्हाट दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू. यू नो आई एक लास्ट राउंड में लूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह से हमने ये कॉन्वर्सेशन करी है, आई थिंक द ऑडियंस विल गेट अ वेरी, मेरे को आई फील वेरी गुड अबाउट दिस होल थिंग. बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मेरा एक जो पर्सपेक्टिव है इज टू ब्रिंग आउट फ्रॉम अ वेरी बैड सिचुएशन, वी ऑल्सो नीड टू सी व्हाट्स द गुड दैट कम्स आउट ऑफ इट. Without that, then there is no point. Continuing in this, and I'm going to just take one more, sir. Sir, when you look at perspective planning और ये सब चीजें आप करते हो, you're also looking at the worst possible situations. You always plan for the worst situation. You work out, पहले अपना पूरा discussion planning करते हो, and which is the worst case scenario. If you are ready for the worst case scenario, you are ready for everything. You never plan कि यही एक contingency है जिसके लिए plan करूँगा, नहीं, worst case scenario. उसके बाद जो दुश्मन लेके आ जाए, यू आर रेडी फॉर आफ्टर द वर्स्ट केस. एंड आई विल ओनली सबमिट वन थिंग, बी रेस्ट एश्योर्ड कि नहीं, सोल्जर का मोरल डाउन नहीं होता, क्योंकि हर हफ्ते हर महीने हमारा सैनिक सम्मेलन वगैरह होता रहता है, वेयर ऑल दीज एड्रेसेस एंड ऑल दीज टॉक्स आर गिवन बाय द कंपनी कमांडर, द यूनिट कमांडर, सारे बोलते रहते हैं. एंड वंस इन अ क्वार्टर आपका ब्रिगेड लेवल पे महीने में या 6 महीने में एक बार आपका डिव कमांडर भी बात करता है. तो दे विल ऑल एड्रेस दिस इश्यूज, बी रेस्ट एश्योर्ड. सबके वहाँ पे बच्चे, जो हम उनको बच्चों जैसे देखते हैं कि हमारा खानदान है, ये हमारे बच्चे हैं, उनके सारे डाउट सॉर्ट आउट हो जाएंगे. Because see, that's the main thing, ना. It should, all this nonsense should not affect that guy standing in the thing wondering यार मैं तो पूरे देश के लिए लड़ रहा हूँ यहाँ पर, और ये देखो क्या कर रहे हैं मेरी लड़ाई के लिए. You know, that's something really sad. Sir, when you know, this thing is, when you look at a situation like this, ठीक है, अब you're a publisher, आपने किताबें भी देखी हैं, ट्रस्ट मी, आपने जो पब्लिशर का जो इनसाइट दिया वो वेरी इंपॉर्टेंट था. कल रात को एक चीज़ हुई, ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल होगी,
एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है, कहते हैं डोंट मिस बिफोर दिस गेट्स बैंड, उन्होंने ट्वीट भी करा इस चीज़ को। नो, एज अ पब्लिशर हु इज ऑल्सो सर्व्ड इन द आर्मी, आपको ये सेंसिटिविटीज़ का पता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेसर्स, हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस, कि क्या ये अमेजोन में मिल सकती थी? दैट्स पॉइंट वन। सेकेंड थिंग इज कि इसके एक्सर्प्ट्स, एक तो होती है ना, सब पब्लिशर्स कॉपी बनती है, जब आप एक किताब बनाते हो वो एक पब्लिशर्स कॉपी बन जाती है, कुछ लोगों के पास जाती है जस्ट फॉर रिव्यू, कोई फॉरवर्ड लिखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ऑल दैट ऑल्सो हैपेंस। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑल दैट, क्योंकि क्या है ना, ये बुक का एक वो है, एंड लीविंग द कंट्रोवर्सी असाइड जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, द बुक प्रोसेस ऑल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टूड सो दैट वी नो भाई ऐसे होता है, एंड ये यहाँ पर डिविएशन है। देखो हमारे जो पब्लिशिंग हाउस है सबर एंड क्विल, उसको आजकल लोग आर्मी का गीता प्रेस कहते हैं, बिकॉज इट्स ओनली मिलिट्री लिटरेचर। तो सर्विंग जर्नल्स, रिटायर्ड जर्नल्स, एवरीबडी इज रिटन फॉर अस, इंक्लूडिंग फॉरेन ऑथर्स हु बीन सोल्जर्स। तो हमारा बड़ा सिंपल है कि हमारे पास जैसे स्क्रिप्ट आएगा ना, उससे पहले उसकी जो लीगल इश्यूज हैं, अगर परमिशन लेनी है तो साथ में लगी होगी, उसकी कॉपी सर्विंग ऑफिसर लिखते हैं। तो वी इंसिस्ट कि वो कहता है सर मैं तो लिख रहा हूँ एक कविता पे अच्छी सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल सीनियर ऑफिसर हैज़ टू बी शोन दैट एंड ही हैज़ टू ओके। तो वी से नो, यू हैव टू। पहली बात यह है कि आप बिना क्लियरेंस के, जब क्लियरेंस लागू है, आप पब्लिशर को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पब्लिशर अगर ऑनेस्ट से ऑनेस्ट भी होगा, वो उसकी प्रूफ रीडिंग करवाएगा, एडिटिंग करवाएगा, 10 लोग उसको देखेंगे, फॉर्मेटिंग होगी, उसका एक डम्मी निकलेगा, उसको करेक्शन चलती हैं। तो अगर सीक्रेट तो वही है ना जो रखा जाए, एक बार निकल गया, 2 बंदों के पास निकल गया तो सीक्रेट खत्म हो गया, फिर सीक्रेसी तो रही नहीं। सो हो गया, चलो मान लिया कि नहीं पता था, दे दिया। एक बार जब एमओडी ने कह दिया कि भाई इसको आप पब्लिश नहीं कर सकते, तो यू आर लीगली बाउंड नॉट टू पब्लिश इट। दिस इज, यू आर वायलेटिंग अ लॉफुल कमांड जिसको कहते हैं। आप एमओडी कोर्ट जा सकते हो, आप एमओडी को ड्रैग करो, पूछो, बट अगर हुक्म आया है कि नहीं है तो नहीं करनी भाई, इज एज सिंपल। वी एज ए पब्लिशर विल नेवर डू इट। हम तो लेते ही नहीं किताब जब तक उसके साथ वो सर्विंग ऑफिसर है या रिसेंटली रिटायर्ड है, ही हैज़ टू गिव द क्लियरेंस लेटर कॉपी, क्लियरेंस लेटर कॉपी दिखाता है वो पहले कि वो एमआई के पास जाता है, एमआई पूरा देख के आपको बताता है क्या क्या रिडक्ट करोगे, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली परमिशन परमिटेड इज जो ओपन सोर्स से आप लेते हो। आपके नोटिंग शीट या किसी कुछ भी कोई चीज़ हो, या अंदर के आपके जो क्लासिफाइड डिस्कशन होता है, उसको आप कोट नहीं कर सकते। मैं तो बिफोर आई गॉट इनटू पब्लिशिंग आई स्टार्टेड एज एन ऑथर। मेरी एक राष्ट्रीय राइफल्स पे किताब थी, 4 साल तक वो क्लियर नहीं हुई, 4 साल तक। देन आई गिव अप, अच्छा नहीं करते पब्लिश। और लकली कोर कमांडर ही न्यू प्लेस वेयर आई वेंट, लद्दाख में, एंड ही सेड तेरी किताब का क्या हुआ? ऐसा सर वो तो डिव से वापस आ जाती है, वो आर्मी कोटा तो पहुंची नहीं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली एमआई से पहले जब सर्विंग हो इट हैज तो टू बी एक के ऊपर एक एमआई, मतलब वो एमआई के रेप नीचे भी होते हैं ना, बिल्कुल इंट ब्रांच होती है, ब्रिगेड में, हर डिव जगह। में, कोर में। तो ही सेड जो इश्यूज हैं आप यू रेक्टिफाई करो, क्योंकि मैं भी थोड़ा इमोशनल था कि ये क्यों कटवा रहे हैं लाइन, ये तो ओपन डोमेन में है, नहीं पता चलता ना। हाँ, तो लाइक कंपोजिशन ऑफ अ बटालियन इट इज इन द विकिपीडिया। तो मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी, तो फिर मैंने उसको काटा, ऐसे चलो रादर देन किलिंग ए बुक लेट्स डू इट। उसके बाद क्लियर होके आ गई। तो मैंने 5 साल स्ट्रगल की, एंड आप किसी भी सर्विंग ऑफिसर से पूछो, वो आपको सेम स्टोरी सुनाएगा। और हर आर्मी में है कि देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ प्रोसेस। आप इमोशनल होकर कुछ लिखते हो, ऊपर वाला उसको दूसरे एंगल से देखता है, राइटफुली सो, एंड डिफरेंट लेवल पे। एंड जब मेरे फॉरवर्ड्स लिखे गए किताबों के, जो 47-48 की सीरीज थी, ऑल 5 वर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स इंक्लूडिंग वाइस चीफ, तो दे डिड दिस, एमआई में भेजा। और क्योंकि वो फॉरवर्ड लिख रहे थे, किताब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, किताब तो मैंने लिखी थी, आई एज अ वेटरन कुड हैव रिटन एंड पब्लिश्ड, देन द थिंग वेंट टू एम्बो, बिकॉज 47-48 की कहानियां तो उनके पास है, सिट्रेप्स उनके पास है, इंट के पास थोड़ी है। And then both the things got cleared, and then they wrote the foreword, and that's the reason one of my books got prescribed in a promotion exam, because it was vetted so deeply. तो इन प्रोसेसेस का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम ये नहीं है कि वर्दी उतारी तो हम बोलें कि यार ये तो ऐसे ही था, ऐसा नहीं है। वंस अ सोल्जर ऑलवेज सोल्जर, इसलिए कहते हैं सर्टन वैल्यूज यू कैरी एंड यू रिस्पेक्ट दैट। फौज भी तो लुक आफ्टर करती है। आज अगर गिरूंगा तो मिलिट्री हॉस्पिटल जाऊंगा ना, या ECHS के पास जाऊंगा, तो इट इज़ रेसिप्रोकल, यू कांट जस्ट इग्नोर कि नहीं। एंड पब्लिशर हैज डन ब्लंडर। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। मेरा तो कहना कि दे शुड बी ड्रैग टू द कोर्ट एंड मेड स्पेसिमेन ऑर्डर, बिकॉज ये तो लोग शुरू हो जाएंगे सारे के सारे, डिसग्रंटल लोग बहुत हैं यहाँ पे।
चैट जीपीटी 1 घंटे में किताब लिख के तैयार कर देता है। तो अगर आप डिसग्रंटल्ड हो और कोई आपके पास आए पब्लिशर के, सर लिखो, आपके साथ भी, आप तो जनरल नहीं बने, आप तो ब्रिगेडियर रह गए, क्या हुआ था आपके साथ? दे आर ऑल काइंड ऑफ पीपल यार। सो इट हैज़ टू बी, एक नमूना बनाना पड़ेगा। That is very important क्योंकि देखिए this whole thing has just left a very bad taste in everybody's mouth. ठीक है, and I am talking from family of my father was and as sir says is still a soldier here and here. Once a soldier, always a soldier. Once a soldier, always a soldier. So it बाकी यार politics. वो स्टेटमेंट कहते हैं ना फॉर आर्मी में, यू मे कम आउट ऑफ द आर्मी बट द आर्मी नेवर कम्स आउट ऑफ यू। ओजी हो जाता है सर। वो बिल्कुल हाँ, खून का रंग ही ओजी हो जाता ओजी है। हो जाता है। एंड सर आई विल टेक द लिबर्टी, हम लोग जो बच्चे भी पले बड़े हैं, हम लोग भी अपने आप को एज पार्ट ऑफ द फोर्सेस ही मानते हैं कि यार हम भी वहीं के ही हैं। जब भी कोई कुछ बोले तो हम सबसे पहले आगे होने चाहिए। द किड्स जो ब्रैड फौजी किड्स होते हैं, हम लोग सबसे पहले वही बोलते हैं कि यार वी शुड बी राइट देयर, जहाँ पर वो है, जहाँ पर भी एक्शन है। क्योंकि हमने भी देखा है, वी आल्सो सीन पराक्रम पे टाइम पे क्या क्या होता था। माय डैड वाज आउट फॉर ऑलमोस्ट 10 months, थे ही नहीं। डैड फ्लाई करने जाते थे, ही यूज्ड टू बी आउट। हमने तो कभी देखा ही नहीं है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उनको 6th और 8th के मेरे कब पास हुआ, कब नहीं हुआ, उनको नहीं पता होगा। एंड आई हैव नेवर ब्लेम्ड हिम फॉर इट। और वो स्टोरी भी नहीं सुनाएंगे आपको वो करके क्या है, Yeah. वो भी नहीं बताता कोई घर में। You met my father. ठीक है। We were deployed in Dras sector, right? मेरे से पूछते हैं, फैमिली वाले पूछते हैं, मेरी बीवी बच्चे पूछते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं बताया क्या देखा क्या नहीं देखा, बिकॉज इट इज समथिंग ना you carry with you and you know that A, maybe the other person won't understand, B may affect the other person psychologically. क्योंकि जो खून खराबा आपने देखा है, इट कैन इम्पैक्ट व्हेन यू टेल हिम ग्राफिकली क्या हुआ, दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है आपको नहीं पता। अब तो उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया कि ये बताएगा ही नहीं। But I think it's important that we had this discussion, and thank you both. It's a very sensitive topic. ठीक है, talking about all this stuff बड़ा sensitive है, but I think both have handled this very very maturely and बड़े अच्छे से समझाया है। And I'm sure a lot of you who gonna see this, आपको ये perspective पता चलेगा that today I've read 5-6 veterans writing about this सुबह से, मैं articles पढ़ रहा हूँ, so people are upset about it. ठीक है, probably they're not saying anything about the politics of it, but people are upset about this fact कि यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, just keep us away. So I request everybody to also push for that. Keep this clear. इसको जरा छोड़िए, let this be on the side. Whatever it is, let the forces do what they're supposed to do. क्योंकि just getting into their nick of the way, somebody will get killed somewhere. ठीक है, and that's the main thing, because the cost of a mistake in the forge is paid by someone's blood. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ मिस्टेक। एंड ये चीज़ मैंने HAL के बारे में भी काफ़ी बारी बोली है कि भाई एक राइफल नहीं काम करी तो ठीक है, गोली वोली ये वो किसी का हाथ टूट जाएगा। HAL and all these guys make a mistake, one guy will lose his life. So the cost, a military mistake cost is by blood. So obviously it's a very sticky situation. It's a very very delicate situation. To end with you, I will ask your viewers to read one poem, For Want of a Shoe Nail, or Shoe Nail actually. I lost my kingdom was lost. Yeah. पढ़िए उसको, It's आप a समझ beautiful जाएंगे poem. ये क्या बोल रहे हैं, the meaning of what he's saying, you'll understand. Thank you everybody for watching. वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी विल डू अनदर वन विद द डुओ बट इन अ डिफरेंट लोकेशन, अ सो कॉल्ड जापानीज रूम, जहां पर हमको बताया गया। सो वी विल गो देयर एंड वी विल रिकॉर्ड अनदर वन ऑन प्योर जियोपॉलिटिक्स। उसमें हम बात करेंगे भैया हमारे आसपास क्या हो रहा है, ईरान, दिस दैट, होल लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी स्पोकन। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। नमस्कार।